बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। उम्मीद कम रखो, मायूसी कम मिलेगी, क्योंकि दुख इंसान नहीं देता, इंसान से वाबस्ता उम्मीदें देती है। तलबा अज़ीज़, इस उर्दू ऑनलाइन तदरीस में आप तमाम का इस्तकबाल है। उम्मीद है आप लोग खैर आफियत से होंगे। आज आपकी दरसी किताब का सबक नंबर 23, जिसका उन्वान है आवारागर्द, इसका एक हिस्सा मुकम्मल हो चुका है। आज इंशाअल्लाह हिस्सा दुआम का मुताला शुरू करने जा रहे हैं। इस सबक की मुसन्निफ़ा है कर्तुलैन हैदर। तो आइए बिना किसी ताख़ीर के सबक का मुताला शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, पिछली गुज़िश्ता वीडियो में हमने पढ़ा था हिस्सा अव्वल में कि एक ओटो नाम का लड़का है जो यूरोपियन है और वो आलमी सयाहत पे निकला है, वर्ल्ड टूर पे दौरा करने के लिए पूरे आलम का। और वो पाकिस्तान होता हुआ हिंदुस्तान में आया है और हिंदुस्तान में फिर मुसन्निफ़ा के जो मामू है वो उनसे उनकी मुलाकात होती है और वो कुछ ख़त वगैरह उसको भेजते। सॉरी, पाकिस्तान में जो उसके मामू है मुसन्निफ़ा के, वो हिंदुस्तान में उनके रिश्तेदारों के वो लड़के के हाथ से ख़त वगैरह भेजते हैं और वो ख़त लेकर मुसन्निफ़ा के घर आता है और मुसन्निफ़ा फिर उसके मुतालिक सब से बातें पूछती है, कहाँ रहता है, कितनी उम्र, क्या करता है, वो सब चीज़ें उनको बताता है। अब उसके आगे देखते हैं। मैं रात को सोने से पहले आपकी किताबें देख सकता हूँ? यकीनन। रात गई तक नशिस्त के कमरे में रोशनी जलती रही। सुबह 3 बजे गुसल खाने में पानी गर्म की आवाज़ आई तो मेरी आँख खुल गई। वो रात नहा धोकर फारिग हो चुका था ताकि सुबह को उसकी वजह से घर वालों को ज़हमत ना हो। नाश्ते के वक्त उसने हिंदुस्तान के मुतालिक इस किताब पर तबादला ख़याल किया जो उसने रात भर में पढ़कर ख़त्म कर डाली थी। फिर उसने बम्बई का नक्शा उठाया और सयाही के लिए निकल गया। तो वो उसकी आदत थी कि वह रात में सोने से पहले कुछ पढ़ता था। तो मुसन्निफ़ा से भी वो कहता है कि मैं रात को सोने से पहले आपकी किताबें देख सकता हूँ। तो मुसन्निफ़ा उसको कहते हैं यकीनन, क्यों नहीं। फिर नशिस्त का जो कमरा है उसमें रात भर रोशनी जलती रही और सुबह 3 बजे वो गुसल खाने में पानी गर्म करने की आवाज़ आई तो मुसन्निफ़ा कहती है कि मेरी आँख खुल गई। वो रात में ही नहा धोकर फारिग हो चुका था ताकि सुबह में किसी को उसकी वजह से ज़हमत परेशानी ना हो। फिर नाश्ते के बाद उसने हिंदुस्तान के मुतालिक उस किताब पर तबादले ख़याल किया, यानी अपने ख़यालात पेश किए जो उसने रात भर में पढ़कर ख़त्म कर डाली थी। फिर उसने बम्बई का नक्शा उठाया और सयाही के लिए निकल गया। वो अपने थैले में 5 किताबें लेकर चला था जिन पर कमरा ठीक करते वक्त मेरी नज़र पड़ी। गोएटे की फादिस्ट, हाइने की नज़्में, रल्के और ब्रेख्ट और इंजिल मुक़द्दस। शाम को जब वो थका हारा मगर बेहद बशाश वापस आया तो मैंने उससे कहा, ओटो, कल रात तुम खुदा से मुनकर थे मगर इंजिल साथ लेकर घूमते हो। उस पर ओटो ने खुदा के तस्वुर में एक जज्बाती सहारे की इंसानी हाजत पर मुख्तसर तकरीर की। ओटो, तुम एलिफेंटा गए थे, वहाँ की त्रिमूर्ति और देवता? मैं कहीं भी नहीं गया, विक्टोरिया गार्डन में दिन भर बैठा आवाम के हुजूम का मुताला करता रहा। इंसान सबसे बड़ा देवता है। तो फिर वो सयाहत के लिए निकल गया। उसके थैले में 5 किताबें लेकर वो चला था जिन पर मुसन्निफ़ा कहती है कि जिन पर कमरा ठीक करते वक्त मेरी नज़र पड़ी। उसमें गोएटे की फादिस्ट, हाइने की नज़्में, रल्के और ब्रेख्ट और मुक़द्दस इंजिल की किताबें उसके थैले में थी। शाम को जब वो थका आ रहा मगर बेहद बशाश वापस आया, बशाश के मायने तरोताज़ा, तो शाम को जब वो तरोताज़ा होकर वापस आया तो मुसन्निफ़ा ने उससे कहा कि ओटो, कल रात हम खुदा से मुनकर थे, यानी खुदा मुनकर यानी इनकार करने वाला। कल रात तुम खुदा से मुनकर थे मगर इंजील साथ लेकर घूमते हो। तो उस पर ओटो ने कहा खुदा के तस्वुर में एक जज्बाती सहारे की
इंसानी हाजत पर एक मुख्तसर तकरीर उनके सामने पेश की। फिर मुसन्निफ़ा ने उससे कहा, ऑटो तुम एलिफेंटा गए थे, वहाँ की त्रिमूर्ति और देवता? तो उसने कहा कि मैं कहीं भी नहीं गया था, मैं सिर्फ विक्टोरिया गार्डन में दिन भर बैठा लोगों के हुजूम का मुताला करता रहा, और इंसान ही सबसे बड़ा देवता है। हाँ हाँ, ये तो बिल्कुल ठीक है, मगर तुमने खाना कहाँ खाया? मैंने 1 दर्जन केले खरीद लिए थे। मुझे दफ़अतन सख्त नदामत हुई कि चलते वक्त सैंडविच उसके साथ करने मुझे क्यों ना याद रहे, और मुझे अल्लन मामू के ख़त का ख्याल आया जिसमें उन्होंने लिखा था कि उसके पास पैसे तकरीबन बिल्कुल नहीं हैं। खाने की मेज़ पर उसने कहा, मैं बहुत दिनों बाद पेट भर खाना खा रहा हूँ। मैं उससे जर्मनी के मुतालिक बातें करती रही। बर्लिन की दीवार का जिक्र करते हुए उसने मुझे इत्तला दी कि वो बहुत ही सख्त एंटी कम्युनिस्ट है। तो फिर मुसन्निफ़ा उसको कहती है कि हाँ, ये तो बात बिल्कुल ठीक है, मगर तुमने खाना कहाँ खाया? तो ऑटो कहता है कि मैंने 1 दर्जन केले खरीद लिए थे, और वही 1 दर्जन केले मैं विक्टोरिया गार्डन में बैठ के वहीं खा लिया। फिर मुसन्निफ़ा कहती है कि मुझे थोड़ा नदामत हुई, अफसोस हुआ कि उसको जाते वक्त मैंने एक सैंडविच नाश्ते में क्यों नहीं दे दी। और उनको फिर अल्लन मामू की बात भी याद आई ख़त का, कि उन्होंने लिखा था कि उसके पास पैसे तकरीबन ख़त्म हो गए। फिर खाने की मेज़ पर उसने कहा, ऑटो ने, कि मैं बहुत दिनों बाद पेट भर खाना खा रहा हूँ। उसके बाद फिर मुसन्निफ़ा ने उससे जर्मनी के मुतालिक बातें करती रही, बर्लिन की दीवार का जिक्र करते रही। तो उसने फिर मुसन्निफ़ा से कहा कि वो सख्त एंटी कम्युनिस्ट है, यानी कम्युनिस्ट के खिलाफ है। घर पर मेरी अम्मा भी मेरे लिए बहुत मज़ेदार खाना पकाती है। आप मेरी अम्मा से मिलकर बहुत खुश होंगी। अब उनकी उम्र 42 साल की है। मसाइब ने उनको कब्ल वक्त बूढ़ा कर दिया है, मगर वो अब भी दुनिया की हसीन तरीन औरत है। तुम उनके एकलौते लड़के हो? हाँ, मेरा अब्बा जी फ़ौजी अफसर थे। अम्मा पुरशा की रहने वाली है। अम्मा 17 साल की थी जब उन्होंने अब्बा से शादी की। तो फिर उसने कुछ उसके मुतालिक बताया कि घर पर मेरी अम्मा है, मेरे लिए बहुत मज़ेदार खाना पकाती है। और मुसन्निफ़ा से कहता है कि आप मेरी अम्मा से मिलकर बहुत खुश होंगी। अब उनकी उम्र 42 साल की है। उसकी अम्मी की उम्र कितनी थी? 42 साल। लेकिन मुसीबतों ने उनको वक्त से पहले ही बूढ़ा कर दिया है, मगर वो अब भी दुनिया की हसीन तरीन औरत है। तो मुसन्निफ़ा कहती है कि तुम उनके एकलौते लड़के हो? तो ऑटो कहता है, हाँ, मेरे अब्बा जी फ़ौजी अफसर थे और अम्मा परशा की रहने वाली है। अम्मा 17 साल की थी जब उन्होंने अब्बा से शादी की थी। अब्बा पोलैंड के मुहाज पर मारे गए। उनके मरने के दूसरे महीने में मैं पैदा हुआ। बमबारी से बचने के लिए मुझे कंधे से लगाए माँ जाने कहाँ घूमती रही। वो मुझे गोद में उठाए, सर पर रुमाल बांधे और फुल बूट पहने अपना मुख्तसर सा सामान मेरी प्रेम्बोलिटर में ठोसे गाँव फिरती थी और खेतों खलियानों में छुपी रहती थी। अम्मा पोलैंड में एक गांव में छुपी हुई थी जब पुलिस फौजी उस रात उस मकान में घुस आए। मैं उस वक्त पूरे 4 साल का था। मेरे बचपन की वाज़ेह तरीन याद इस कहरनाक रात की है। मैं डरकर पलंग के नीचे घुस गया। जब अफसरों ने मेरी अम्मा को पकड़कर अपनी तरफ खींचा तो मैं ज़ोर से रोने लगा। वो अम्मा को घसीटकर बाहर खेतों में ले गए। अम्मा कई दिन बाद वापस आई। वो फौजियों से बचने के लिए इतने अरसे तक एक खलियान में छुपी रहती और मैं उस खाली मकान में अकेला था और बाहर गोलियां चलने की आवाज़ पर सहम कर किरणों खुदरों में छुपता फिरता और नेमत खाने और बावर्ची खाने की अलमारियाँ खोल कर खाने की चीज़ें तलाश करता था और जो कुछ पड़ा मिल जाता था भूख के मारे मुंह में रख लेता था। मगर वो अलमारियाँ सब ऊंची थी जिनमें खाने पीने का सामान रखा था। वो चुप हो गया और खामोशी से खाना खाने में मसरूफ़ हो गया। ये चावल बहुत मज़े के हैं, उसने चंद मिनट बाद आहिस्ता से कहा। तो उसने उसकी अम्मी और उसके अब्बा के मुतालिक बताया कि उसके अब्बा तो फ़ौज में थे और
पोलैंड के जो महाज पर वो मारे गए थे। महाज कहते हैं कि दो हरीफों का आमने सामने मुकाबला मैदानी जंग में वो शहीद हो गए थे। उनके मरने के दूसरे महीने में फिर मैं पैदा हुआ और बमबारी से बचने के लिए मेरी अम्मा मुझे कंधे से लगाए घूमती इधर दर बदर घूमती रही। वो मुझे गोद में उठाए, सर पर रुमाल बांधे, फूल बूट पहने, अपना मुख्तसर सामान लेकर गांव फिरती थी, खेतों खलिहानों में छुपती रहती थी। अम्मा पोलैंड में एक गांव में छुपी हुई थी कि जब पुलिस और फौजी उस रात उस मकान में घुस आए और मैं उस वक्त पूरे 4 साल का था। मेरे बचपन की वो वाज़ेह तरीन याद इस कहरनाक रात है, यानी मुझे वो कहरनाक या रात अभी तक याद है मेरे बचपन की। मैं डर कर पलंग के नीचे घुस गया। जब अफसरों ने मेरी अम्मा को पकड़कर अपनी तरफ खींचा तो मैं ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। वो अम्मा को घसीट कर बाहर खेत में ले गए और फिर अम्मा कई दिन बाद वापस आई। उतने दिन तक वो फौजियों से बचने के लिए इतने अरसे तक वो एक खलिहान में छुपी रहती थी और मैं उस खाली मकान में, यानी ऑटो उसी खाली मकान में कई दिनों तक अकेला था। और बाहर गोलियां चलने की आवाज़ों पर वो डर कर कोनों खुदरों में छुपता फिरता और बावर्ची खाने किचन वगैरह में जो अलमारियाँ खोल कर और खाने की चीज़ें तलाश करता था और जो कुछ पड़ा मिल जाता था भूख के मारे वो मुंह में रख लेता था। मगर वो घर में भी अलमारियाँ सब ऊंची ऊंची थी जिनमें खाने पीने का सामान रखा था। फिर वो चुप हो गया और खामोशी से अपना खाना खाने में मसरूफ़ हो गया और कहा कि चावल बहुत मज़े के है। उसने चंद मिनट बाद आहिस्ता से कहा। इसी वजह से मैं जंग का तकलीफ़दा जिक्र उससे ना छेड़ना चाहती थी। मैं जंग के बाद बड़ी होने वाली नस्ल से उसकी तरह के लर्जा खेज़ वाक़या सुन चुकी थी। मुझे वो फ्रांसीसी लड़की याद आई जिसने ज़वाल फ्रांस के बाद उसी ऑटो के हम कौम जर्मनों की दरिंदगी के किस्से सुनाए थे। इसी पोलैंड में जहाँ ऑटो और उसकी माँ पर ये सब बीती, उस ज़माने में वो नाज़ी गैस चैम्बर भी दिन रात काम कर रहे थे, जहाँ रोज़ाना हज़ारों यहूदियों को मौत के भेंट चढ़ा दिया जाता था। और मुझे उस रूसी लड़की का किस्सा याद आया। अपने सारे ख़ानदान को अपने सामने जर्मन मशीन गन की नज़र होते देखकर पल की पल में सदमे की शिद्दत से उस रूसी लड़की के बाल सफ़ेद हो गए थे। तो मुसन्निफ़ा कहती है कि इसी वजह से वो जंग के तकलीफ़दा जिक्र छेड़ना नहीं चाहती थी, क्योंकि इससे पहले भी उनको एक उन्होंने जंगों के वाक़या सुने थे और लर्जा खेज़ यानी डराने वाले और एकदम खौफज़दा वाक़या तो सुन चुके थे। फिर मुसन्निफ़ा को एक वो फ्रांसीसी लड़की की याद आती है जिसने फ्रांस के जवाल के बाद इसी ऑटो को कि हम कौम, यानी वो भी यूरोपियन लड़की थी, वो जर्मनों की दरिंदगी के किस्से सुनाए थे उस लड़की ने। और इसी पोलैंड में जहाँ ऑटो और उसकी माँ पर ये सब बीती है, उसी ज़माने में वो नाज़ी गैस चैम्बर भी दिन रात काम कर रहे थे, जहाँ वो सब लोग काम कर रहे थे, जहाँ रोज़ाना हज़ारों यहूदियों को मौत के भेंट चढ़ाया जाता था। और मुसन्निफ़ा कहती है मुझे उस रूसी लड़की का किस्सा याद आया। अपने सारे ख़ानदान को उसके सामने जर्मन मशीन गन से हलाक कर दिया गया था और पल के पल में वो सदमे की शिद्दत से उस रूसी लड़की के बाल सफ़ेद हो गए थे। ये 1945 के बाद यूरोप के नौजवान नस्ल थी। अब तुम्हारी माँ कुछ काम करती है? मैंने पूछा। नहीं, वो महज एक हाउस फ्रा है। उनको फ़ौजी बेवा की हैसियत से पेंशन मिलती है। हमारा छोटा सा 2 कमरों का मकान है। मैं शाम के शिफ्ट में एक फैक्ट्री में काम करता हूँ। मेरी अम्मा बहुत भोली भाली है, एस्ट्रोलॉजी में यकीन रखती है और पाबंदी से गिरजा जाती है। पिछले साल मैंने साइकिल पर सारे जर्मनी का चक्कर लगाया था। जर्मनी दुनिया का हसीन तरीन मुल्क है। तो ये मुसन्निफ़ा कहती है कि वो 1945 के बाद के यूरोप की नौजवान नस्ल थी, ये जो ऑटो और ये सब, वो लड़की का जो वाक़या वो सुनाती है। फिर मुसन्निफ़ा उससे सवाल करती है अब तुम्हारी माँ कुछ काम करती है? तो ऑटो जवाब देता है कि नहीं, वो महज एक हाउस वाइफ है और उनको फ़ौजी बेवा की हैसियत से पेंशन मिलती है। हमारा छोटा सा 2 कमरों का मकान है। मैं शाम की शिफ्ट में यानी शाम के वक्त वो एक फैक्ट्री में काम करता हूँ और मेरी अम्मा बहुत भोली भाली है, एस्ट्रोलॉजी में यकीन रखती है, यानी इल्म नजूम में
यकीन रखती है और पाबंदी से गिरजा जाती है। पिछले साल ऑटो कहता है कि पिछले साल मैंने साइकिल पर सारे जर्मनी का चक्कर लगाया था। जर्मनी दुनिया का हसीन तरीन मुल्क है। हर मुल्क को उसके बाशिंदों के लिए दुनिया का हसीन तरीन मुल्क होना चाहिए, मगर तुम नए नाज़ी ना बन जाना। नहीं, मैं नया नाज़ी नहीं बनूंगा। मुझे यहूदियों से बहुत ज़्यादा नफ़रत नहीं है, उसने सादगी से कहा। मुझे हंसी आ गई। फिर मुसन्निफा कहती कि हर मुल्क उसके बाशिंदों के लिए दुनिया का हसीन तरीन मुल्क होना चाहिए। हम जिस मुल्क में रह रहे हैं तो हमें हमारा मुल्क सबसे ज़्यादा अजीज़ होना चाहिए। और मुसन्निफ उससे कहते हैं कि मगर तुम नए नाज़ी ना बन जाना। नाज़ी यानी जो यहूदियों से ज़्यादा नफ़रत करते हैं। तो वो कहता है कि मैं नया नाज़ी नहीं बनूंगा, मुझे यहूदियों से बहुत ज़्यादा नफ़रत नहीं है। और उसने सादगी से कहा और फिर मुसन्निफ़ा को हंसी आ गई। तो अज़ीज़ तलबा और तालिबात, ये हिस्सा दुआ में मुकम्मल होता है। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में हिस्सा सुअम के साथ हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।